के फिनटेक का आईपीओ आ गया है। 1500 करोड़ का ये आईपीओ है और कंपनी एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में है। कंपनी ऐसी इंडस्ट्री से है जिसे मर्सिडीज जैसी कंपनीज भी डर रही है। अब तो आपने पहचान ही लिया होगा, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से है। लेकिन फिर तभी एक चीज याद आती है 2 से 3 साल पहले की, कि कंपनी ने कुछ साल पहले अपना नाम कार्वी फिनटेक से बदलकर के फिनटेक कर दिया था, क्योंकि कार्वी ग्रुप की कंपनी कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग का एक स्कैंडल हुआ था, जिसमें कंपनी ने उनके जो कस्टमर से उनका फंड कंपनी के जाती फायदे के लिए इस्तेमाल किया था। ऐसे में कार्वी ग्रुप पर काफी बैकलैश हुआ। कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग का लाइसेंस एनएसई और बीएसई दोनों ने रद्द कर दिया और उसके तुरंत बाद कार्वी फिनटेक ने भी अपना नाम के फिनटेक कर दिया। लेकिन कहानी में थोड़ा ट्विस्ट भी है, उसको भी आगे चलकर जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में समझ लेते हैं कि के फिनटेक आखिर कहाँ तक है, यानी कंपनी के पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, कंपनी की कहानी क्या है, कोई किस तरह की ग्रोथ आपको इस कंपनी में देखने को मिल सकती है और कंपनी का वैल्यूएशन फिलहाल कैसा है। बात करते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। अब जब हम के फिनटेक का नाम सुनते हैं तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि आखिर ये कंपनी करती क्या है। अभी जो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है इसमें कई सारी कंपनीज होती हैं। कुछ केवाईसी रजिस्ट्रेशन कंपनीज होती है जो केवाईसी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती है। स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंजेस और ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के बीच मीडिएटर का काम करते हैं, और ऐसे कई सारे मीडिएटर्स इस इंडस्ट्री में है। उसमें से एक होते हैं रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स। के फिनटेक एक रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट है। तो फिर इनका काम क्या है? इनका काम ये होता है कि आप जब भी कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हैं या फिर म्यूचुअल फंड यूनिट्स को बेचते हैं तो उनके रिकॉर्ड को, ट्रांजैक्शन को ये लोग मेंटेन करते हैं। जब भी कोई नया म्यूचुअल फंड आता है जिसे एनएफओ कहते हैं तो उसकी अलॉटमेंट, प्रोसेसिंग, डिस्पैचिंग, ये सारी चीजें रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट करते हैं। बात सुनने में ये काफी बोरिंग लग रहा होगा कि ये क्या काम है, लेकिन इसमें पैसा बहुत है। और इसमें एक और खास बात ये कि इसमें जो एक्टिव प्लेयर्स है वो बहुत कम है। के फिनटेक के अलावा इसमें बस एक बड़ा प्लेयर है जिसका नाम है कैम्स। जहां तक के फिनटेक की बात है तो ये सिर्फ म्यूचुअल फंड को सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करती है, बल्कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, वेल्थ मैनेजमेंट, नेशनल पेंशन सिस्टम और इश्योर सॉल्यूशन पर भी काम करते हैं। लेकिन इनका जो ज़्यादातर रेवेन्यू आता है वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से ही आता है। अगर आप ये कैम्स का भी देखते तो कैम्स भी लगभग 1-2 सर्विसेज छोड़ के ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो फिर अगला सवाल ये आता है कि इसमें सबसे बड़ा प्लेयर कौन है, के फिनटेक है या फिर कैम्स है? चलो उसे समझते हैं। इसे समझने से पहले कुछ नंबर्स को देखते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में और उसके पोटेंशियल के बारे में। तो देखिए, बात यह है कि फाइनेंशियल लिटरेसी में इंडिया काफ़ी पीछे है और इसीलिए हम और बाकी कई सारे फाइनेंस क्रिएटर इस पर काम भी कर रहे हैं। इंडिया की जो डोमेस्टिक सेविंग है वो फिलहाल है 28.9% और बड़ी कमाल की है, जबकि जो दुनिया का एवरेज है वो है 26.16% का। सिर्फ कुछ ही कंट्रीज है जो सेविंग में इंडिया से आगे है, जैसे कि थाईलैंड, इंडोनेशिया, चाइना और सिंगापुर। इनफैक्ट सेविंग के मामले में इंडिया ने कई सारी डेवलप कंट्रीज को पीछे छोड़ दिया है, जैसे कि यूएस, यूके एटसेट्रा। लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है। पिछले 7 साल का डेटा देखते हैं तो वो तो और भी जबरदस्त है। ये सेविंग रेट फिलहाल कंपाउंडेड सालाना 15.7% से बढ़ ही रहा है, और एग्जैक्ट इसी चीज का फायदा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को हुआ है। और इसी चीज से मर्सिडीज जैसी कंपनीज भी डर गई है कि सेविंग तो कर ही रहे हैं, साथ में इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। पहले इन्वेस्टमेंट्स मेनली गोल्ड जैसे एसेट्स में होती थी, अब ये धीरे धीरे म्यूचुअल फंड जैसे एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफाई हो रही है। और इसी के चलते म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एसेट अंडर मैनेजमेंट में पिछले 10 साल में कंपाउंडेड सालाना 17.5% की ग्रोथ हुई है, और पिछले 5 साल में वो 20% से भी ज्यादा है। अब इससे एक चीज पता चलती है कि इंडस्ट्री तो बहुत हॉट है और बहुत स्पीड से ग्रो कर रही है। तो इसका फायदा के फिनटेक को भी हो रहा है। के फिनटेक का 66% रेवेन्यू म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से आता है, वही कैम्स का 90% रेवेन्यू म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से आता है। और इनका जो बाकी का रेवेन्यू है, जैसे मैंने नाम बताया, वेल्थ मैनेजमेंट और बाकी चीजें, पेंशन फंड, वहां से आता है। अभी जो कैम्स और कार्वी जैसी कंपनीज है ये क्या करती है, ये म्यूचुअल फंड कंपनीज जैसे कि आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, इन कंपनीज को कहते हैं एएमसीज, दैट इज एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। तो इनसे टाई अप कर लेती है। अब कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी है उसे एक ही रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट की जरूरत होती है। या तो वो कैम्स के साथ टाई अप करती है या फिर के फिनटेक के साथ टाई अप करती है। तो जो भी पहले कैप्चर करेगा किसी एमसी को, वो एमसी उसकी। ऑफ कोर्स इस डील में कई सारे फैक्टर्स भी मैटर करते हैं, लेकिन कैम्स और के फिनटेक में कंपटीशन काफी ज्यादा है कि किसके पास कितने ज्यादा एएमसीज आते हैं और उन एएमसीज का कितना बड़ा बिजनेस है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और स्टॉक मार्केट को आपको डिटेल में समझना है स्टार्ट से लेकर एडवांस लेवल तक, तो फिलहाल हमारे द कंप्लीट कोर्स ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट पर अच्छी खासी क्रिसमस ऑफर चल रही है, तो उसका आप जरूर फायदा लें। और हमने एक ऑप्शन का भी कोर्स लाया है। ये कोर्स पर्टिकुलरली हमने लर्निंग पर्पज के लिए लाया है। हम शुरुआत से ही प्रो इन्वेस्टर है और प्रो इन्वेस्टर रहेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर आपको सीखना है कि ऑप्शन कैसे काम करते हैं, हेजिंग कैसे काम करती है, तो उसके बारे में डिटेल नॉलेज आपको यहाँ पर मिलेगा। और कंसेप्ट्स इतनी आसानी से समझाए जाएंगे कि आप खुद ही, अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी बनानी हो तो खुद ही बना पाएंगे। इतना नॉलेज हम आपको जरूर इस कोर्स के जरिए दे देंगे। उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। तो इस लिमिटेड टाइम ऑफर का जरूर फायदा लें।
इन कोर्सेज को आप इस फेस्टिवल सीजन में और न्यू ईयर में किसी को भी गिफ्ट भी कर सकते हैं, ताकि वो लाइफ टाइम के लिए इस कोर्सेज के नॉलेज का फायदा ले सके और आपके इस गिफ्ट को भी लाइफ टाइम के लिए याद रख सके। देखिए, दिसंबर 2020 तक इंडिया में 42 म्यूचुअल फंड हाउसेस थी जो कुछ ना कुछ एसेट मैनेज कर रही है। तो इंडिया में अगर जितने भी म्यूचुअल फंड हाउसेस हम देखें तो उसमें से 60% म्यूचुअल फंड हाउसेस के फिनटेक के पास है और 40% म्यूचुअल फंड हाउसेस कैम्स के पास है। इससे शायद आपको लगेगा कि के फिनटेक बहुत बड़ा प्लेयर है फिलहाल, लेकिन नहीं, सबसे बड़ा प्लेयर फिलहाल कैम्स है। क्योंकि जिन प्लेयर्स के साथ कैम्स का टाइप है वो प्लेयर बहुत बड़े हैं, उनका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें कैम्स का मार्केट शेयर 69% है और के फिनटेक का 31% है। यानी कि ये समझ में आता है कि के फिनटेक का जिनके साथ टाइप है उसमें से ज़्यादातर प्लेयर्स छोटे प्लेयर्स हैं। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव बात भी है। अब इसमें और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि टोटल 9 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ने 2017 के बाद अपना ऑपरेशन शुरू किया है और इन 9 में से 7 कंपनीज के फिनटेक के साथ काम करती हैं और सिर्फ 2 कंपनीज जो कि येस म्यूचुअल फंड है जिसका नाम अभी व्हाइट ओक कैपिटल हो गया है और महिंद्रा म्यूचुअल फंड, ये कैम्स के साथ काम करती है। यानी जो नई एएमसीज आ रही है उन्हें कैप्चर करने में के फिनटेक काफी अच्छा काम कर रहा है और इसी चीज का फायदा के फिनटेक के मार्केट शेयर में भी दिखाई देता है। पिछले साल उनका मार्केट शेयर 28% था जो कि इस साल 31% में हो गया है, यानी 3% की बढ़ोतरी यहाँ पर हुई है। और एक फैक्टर जो के फिनटेक के लिए पॉजिटिव रहा है वो ये है कि जिन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के साथ के फिनटेक काम करता है उनकी जो एसेट अंडर मैनेजमेंट की ग्रोथ है वो कंपाउंड रेट सालाना 22% से हो रही है पिछले 2.5 साल में, जबकि कैम्स के जिनके साथ टाइप है उनकी जो पिछले 2.5 साल के एयूएम की ग्रोथ है वो 16% की है। और इसी ग्रोथ का फायदा के फिनटेक के रिवेन्यूज को भी हुआ है। कंपनी का रिवेन्यू 2019 में 164 करोड़ था जो कि 2021 आते आते 486 करोड़ हुआ है। वही कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 2019 में 8.9 करोड़ था, 2020 में कम होकर 4.5 करोड़ हुआ और 2021 में बढ़कर 64 करोड़ हुआ है। देखिए, यहाँ पर अब अलर्ट होने वाली बात है, क्योंकि जब भी किसी कंपनी का आईपीओ आता है तो बराबर पिछले फाइनेंशियल ईयर में उसके जो रिजल्ट होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, प्रॉफिट अचानक से बहुत बढ़ जाता है और ये चीज़ बहुत कॉमन है। जब 4 करोड़ से सीधा नेट प्रॉफिट 64 करोड़ पर जाता है तो ऐसे में आपको थोड़ा सोचने की जरूरत है, थोड़ा वेट करने की जरूरत है मेरे हिसाब से। ऐसे टाइम में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो कुछ और क्वार्टर तक रिजल्ट ट्रैक करेंगे आईपीओ आने के बाद तो बेहतर रहेगा, रादर देन टेकिंग डायरेक्ट डिसीजन। और फिर जहां तक हमने बात की कंपनी के मैनेजमेंट की, कि कंपनी कार्वी ग्रुप से जुड़ी है जिसका अभी ट्रैक रिकॉर्ड पिछले कुछ सालों में काफ़ी खराब रहा है, कई सारे स्कैंडल्स और बाकी चीज़ें हुई है। उन ग्रुप के प्रमोटर्स पर सेबी और बाकी एंटिटीज़ ने एक्शन भी ली है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी सुकून वाली बात यह है कि फिलहाल कार्वी ग्रुप का जो स्टेक है कंपनी में बहुत ही कम है और मेजरली इस कंपनी को जनरल अटलांटिक होल्ड करता है और उनका 83% स्टेक इस कंपनी में है और उसी स्टेक को जनरल अटलांटिक अब थोड़ा कम करना चाहता है इस ऑफर फॉर सेल के जरिए। यानी जो 1500 करोड़ का आईपीओ है ये कंप्लीट आईपीओ नहीं है, ये कंप्लीटली ऑफर फॉर सेल है जिसमें पूरा जो पैसा आएगा वो सीधा प्रमोटर एंटिटी को जाएगा, इसमें से बिजनेस को कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये बस चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्टस की बात करें तो मुझे लगता है कि कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम में, तो और ज़्यादा वेट करेंगे, थोड़ा देखेंगे तो बढ़िया रहेगा। बट एक चीज़ तो फॉर श्योर है कि कंपनी ऐसी इंडस्ट्री में है जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, तो ग्रोथ के चांसेस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो अगर लिस्टिंग गेन की बात है तो अगर कोई भी आईपीओ पहले 2.5 दिन में 6-7 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होता है तो वहाँ पर लिस्टिंग गेन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा 2.5 दिन तक और तीसरे दिन सेकंड हाफ में आप अपनी डिसीजन ले सकते हैं कि किस तरह का सब्सक्रिप्शन आया है और उसके बेसिस पर आप डिसीजन लेंगे तो बेटर है। अगर आप नए हैं तो आपको बता दूं कि आईपीओ में जो अलॉटमेंट होता है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर नहीं होता है। अगर आईपीओ बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब होता है तो लॉटरी बेसिस पर उसकी अलॉटमेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखें और बेटर है कि थर्ड दिन आप करेंगे तो क्लैरिटी भी रहेगी अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए जा रहे हैं तो बस इतना ही बताना था। थोड़ा ट्रैवल कर रहा था तो 2-3 दिन लेट हो गया वीडियो डालने में, लेकिन आशा करता हूं कि इस वीडियो ने आपको काफ़ी क्लैरिटी दी होगी इस आईपीओ के बारे में, उनके बिजनेस के बारे में। आपको क्या लगता है इस आईपीओ के बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।